नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ माँ लक्ष्मी से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन लंबा और सुखद हो, जिसमें आपके जो भी सपने हैं वो जल्दी से जल्दी माँ लक्ष्मी आपके पूरे करे। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक लिया है वो मानव बस्ती। कक्षा 12 के 151 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसके 3 वीडियो पहले आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी चैनल के होम पेज पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव बस्ती से क्या अभिप्राय। यानी कि मानव बस्ती जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह है जिसमें मानव निवास करते हैं, क्या कहलाता है? मानव बस्ती कहलाती है। यानी कि घरों का ऐसे घर जिनके अंदर मानव निवास करते हैं, अपनी भाषा में कहें तो, यानी कि मानव के रहने के लिए जो घरों का समूह है, एक घर पास पास में जैसे ऐसे घरों का समूह है, उसको आप क्या कहेंगे? मानव बस्ती कहेंगे। मानव भारत में ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में एक अंतर देखो। मुख्य रूप से अगर मानवीय बस्तियों का विभाजन आप करते हैं तो 2 रूपों में करेंगे, एक तो ग्रामीण और दूसरी नगरीय। ठीक है, तो ग्रामीण और नगरीय जो बस्तियां हैं उनमें अंतर क्या है? तो ग्रामीण बस्तियों के अधिकतर जो लोग हैं, निवासी हैं, वो कृषि कार्यों में और अन्य जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनके अंदर कार्य करते हैं। जबकि नगरीय जो बस्तियों के लोग हैं, निवासी हैं, वो क्या करेंगे? द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय के अंदर, कार्यों के अंदर संलग्न रहते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है, मुख्य रूप से 2 आपने ग्रामीण और नगरीय कर ली, लेकिन ग्रामीण बस्तियों के भी अलग अलग प्रकार हैं और नगरीय बस्तियों के भी अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, तो जो कि आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है। तो ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार हैं उनके लिए कौन कौन से सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक उत्तरदायी हैं? देखो, अगर आपसे भौतिक पूछेगा तो वही रहने हैं, जल, जलवायु, मृदा और उचावच धरातल की बनावट वगैरह आप लिख सकते हैं। लेकिन सांस्कृतिक और मानवीय कारक जब पूछे तो उनमें आता है सांस्कृतिक या सामाजिक संरचना, जाति और धर्म को शामिल करते हैं, जो किसको प्रभावित करते हैं? ग्रामीण बस्तियों की बसावट को या प्रकारों को प्रभावित मुख्य रूप से करते हैं। ठीक है, भौतिक अलग हैं, ध्यान में रख लेना। ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं? देखो, ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं और इन 4 प्रकारों का आधार क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानव बस्तियों के प्रकारों का आधार क्या है या फिर किस आधार पर मानव बस्तियों के प्रकार है वो विभाजित किए जाते हैं। तो इसका आधार है घरों की दूरी, यानी कि घर कितने पास हैं, कितने दूर हैं, इसके आधार पर ये वर्गीकरण है किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक तो गुच्छित बस्ती, यानी कि घर बिल्कुल पास पास में। अर्धगुच्छित, कुछ उनके अंदर दूरियां हैं। एकाकी बस्तियां, जैसे मुख्य नगर है, एक अकेले अकेले ऐसे छोटी छोटी बस्तियां हैं। पल्लीकृत बस्तियां ढाणी के रूप में होती हैं, जिनको नगला, अन्य नामों से भी अलग अलग स्थानों पर ढाणी, नगला के नाम से जाना जाता है, पल्लीकृत बस्तियां। तो आपको मुख्य रूप से 4 बस्तियां ध्यान में रखनी है। यहाँ से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे आएगा कि ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की हैं, उनमें से 2 प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है तो, या फिर ऐसे आ सकता है, गुंछित और अर्धगुंछित बस्तियों के अंदर अंतर क्या है, एकाकी और पल्लीकृत बस्तियों के बीच में अंतर क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो उन प्रश्नों को आप फोकस कर लेना। पल्ली बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? देखो, पल्ली बस्तियां हैं, ये किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं? तो हिमालय की निचली घाटियाँ,
निम्न गंगा का मैदान और छत्तीसगढ़ में राज्य में ये पल्लीकृत बस्तियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से छोटे क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। गुंछित बस्तियां जैसे कि गंगा का मैदान वगैरह में ये पाई जाती हैं। अर्धगुंछित बस्तियां, एकाकी बस्तियां जो कि आपके गंगा के निम्न मैदानों में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे देखो, पल्ली बस्तियां ये हो गया 5वां क्वेश्चन। आगे देखो, भारत में आधुनिक नगरों का विकास किसने किया, उदाहरण भी दीजिए। यानी कि जो आधुनिक नगर हैं भारत के अंदर, नगरों का आप अलग अलग वर्गीकरण पढ़ते हैं। जैसे कि पहले आप युगों के आधार पर पढ़ेंगे, तो युगों के आधार पर प्राचीन नगर, मध्यकालीन और आधुनिक नगर हैं। तो आधुनिक नगर के लिए किसको आप उत्तरदायी मानते हैं या फिर किसने इनका विकास किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंग्रेज़ों व अन्य यूरोपीय समूहों ने इन नगरों का विकास किया है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है। और इसके उदाहरण जैसे सूरत है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बम्बई उस टाइम बोलते थे, चेन्नई को मद्रास बोलते थे, कोलकाता को कलकत्ता बोलते थे। ये नगर हैं, इनका विकास आधुनिक नगरों की श्रेणी में आता है। और किसने किया है, अंग्रेज़ों और यूरोपीय जो भी समूह आए थे भारत के अंदर, उन्होंने इसका विकास किया है। ठीक है, इसके अलावा आप नगरों का वर्गीकरण है वो कार्य के आधार पर, यानी प्रकार्यात्मक नगरों का वर्गीकरण, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, 9 प्रकार से आप इनका विभाजन कार्यों के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वाणिज्य नगर किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। यानी कि वाणिज्य नगर किसे कहेंगे, तो ये कार्य के आधार पर ही है। यानी कि व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त करने वाले शहरों को आप वाणिज्य नगर या व्यापारिक नगर कहते हैं। जैसे कि कोलकाता, मुंबई, पुणे, दिल्ली, ये नगर आ जाते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने आगे भी बड़ा क्वेश्चन के रूप में लिया है, लेकिन यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि छोटा क्वेश्चन है वो यहाँ से कैसे बन सकता है। तो वाणिज्य की जगह औद्योगिक नगर भी आ सकता है, यहाँ पर सांस्कृतिक नगर आ सकते हैं, धार्मिक नगर आ सकते हैं, साथ में प्रशासनिक नगर यहाँ से पूछे जा सकते हैं, परिवहन नगर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको इसी क्वेश्चन के आधार पर, बड़े क्वेश्चन को जब तैयार करो तो छोटे क्वेश्चनों के रूप में भी इस तरीके से साथ में तैयार कर लेना। यानी कि नगर कौन सा है और उसके मुख्य नगर उदाहरण कौन से हैं वो भी साथ में याद रखने हैं। आगे है कि नगरीय और ग्रामीण बस्तियां हैं। आपने एक मुख्य अंतर तो देख लिया, लेकिन उनके अलावा अगर आपको पूछे कि नगरीय बस्ती किसे कहेंगे या फिर नगरीय बस्तियों का विभाजन का मुख्य आधार क्या है, तो भारत में नगरीय बस्तियों की निर्धारक दशाओं, यानी कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर आप किसी नगर को नगर कह सकते हैं। यानी कि जनसंख्या वहाँ पर कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5,000 कम से कम, और इससे अधिक है तब भी आप नगर कहेंगे। यानी कि 5,000 से अधिक जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए, कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी होना चाहिए। और जो कुल जनसंख्या है उसका 75% या उससे अधिक गैर कृषि कार्य में, यानी द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न होनी चाहिए। और कोई नगर पालिका वगैरह, नगर निगम या छावनी बोर्ड, ऐसी कोई संस्था वहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप किसी बस्ती को नगरीय बस्ती कहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप चारों ध्यान में रखना। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया था कि नगरों का वर्गीकरण, तो नगरों का वर्गीकरण एक तो आप जो युगों के आधार पर कर सकते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक नगर। अब देखो यहाँ पर बात आती है नगरों के कार्य के आधार पर वर्गीकरण की। तो कोई भी दो नगर एक जैसे नहीं होते, समस्त नगर अपने अपने आकार, स्थिति, बसाव, कार्य आदि के आधार पर एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। और विशेषीकृत कार्य, यानी कि कोई ना कोई उसका विशेष कार्य है, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके लिए मैंने यहाँ पर कार्य के आधार पर ये क्वेश्चन लिया है। तो देखो प्रशासनिक, देखो मुख्य रूप से 9 भागों में आप विभाजित करेंगे। उनमें पहला है प्रशासन, शहर या नगर। तो प्रशासनिक नगरों के अंदर जो प्रशासनिक मुख्यालय हैं, उसके रूप में अगर किसी नगर का विकास हुआ है तो उसको प्रशासनिक नगर कहेंगे। जैसे कि दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ से शासन चलता है। चंडीगढ़ हो गई राजधानी, जयपुर, गांधीनगर, इम्फाल, चेन्नई, ये सभी क्या है, राजधानियाँ। तो इनको आप प्रशासनिक नगर के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ से छोटा क्वेश्चन जैसे कि वाणिज्य वाला था, वैसा का वैसा यहाँ से ये भी बन सकता है। औद्योगिक नगर
जिनका विकास उद्योगों के कारण हुआ, जैसे मुंबई है, सेलम है, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई। परिवहन नगर कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम आदि ये पतन हैं, इनके कारण हुआ है। दुलिया, मुगल सराय, कटनी ये आंतरिक परिवहन के केंद्र हैं, तो इनको आप परिवहन नगर के अंदर शामिल करेंगे। खनन नगर यानी कि खनिज की दृष्टि से समृद्ध है, जैसे कि रानीगंज, झरिया, सिंहभूम, है ना। तो इस तरीके जिसका खनन जहाँ पर समृद्ध है। वाणिज्यिक नगर मैंने पहले बता दिया। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर जैसे पुष्कर है, वाराणसी है, मथुरा है, ये सभी धार्मिक कारणों से विकसित हुए हैं। शैक्षिक नगर जैसे शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रणी हैं, पिलानी, अलीगढ़, रुड़की, प्रयागराज। इसके अलावा पर्यटन नगर हैं, जैसे नैनीताल है, मसूरी, शिमला, माउंट आबू, तो ये सभी पर्यटन नगर हैं। गिरिशन नगर आप किसे कहेंगे? जहाँ पर छावनी बोर्ड विकसित होते हैं, गिरिशन या छावनी सैनिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं, अम्बाला, जालंधर, महू, मद, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट करके आप ध्यान में जरूर रख लेना, ठीक है। तो ये कार्य के आधार पर वर्गीकरण था। आगे देखो, बस्तियों के जैसे मैंने कि बताया था कि अंतर आपसे पूछ सकता है। गुंक्षित और परिक्षिप्त बस्तियों के अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गुच्छित और परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां हैं, उनके अंदर क्या अंतर है? तो गुच्छित बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ जनसंख्या का बसाव अधिक होगा। परिक्षिप्त और एकाकी जो बस्तियां हैं वो पर्वतीय या उच्च भूमि या सुदूर जंगलों के अंदर पाई जाएंगी। इसी तरीके से गुच्छित बस्तियां हैं, उनके मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, यानी कि पास पास होते हैं। और एकाकी बस्तियों में, परिक्षिप्त बस्तियों में एक दूसरे से दूर दूर या खुले होते हैं। गुच्छित बस्तियों में चारों ओर खेत फैले होते हैं, यानी कि एक ऐसी बस्ती होती है और उसके चारों ओर खेत होते हैं। और परिक्षिप्त बस्तियों में पहाड़ी ढालों, जंगलों, इस प्रकार के अनेक प्रकार के मिलने वाले खेत छोटे रूप में होते हैं। गुच्छित बस्तियों के अंदर जो लोग हैं वो मिलजुल कर खेती करते हैं, सुरक्षा भी वहाँ पर अधिक रहती है। जबकि एकाकी बस्तियों में जीवन एकाकी रूप से ही व्यतीत किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं इनके बीच में अंतर, ठीक है। जैसे कि उचित व्यवस्था होती नहीं होने के कारण यहाँ पर गंदगी भी फैल जाती है, जबकि परिक्षिप्त बस्तियों के अंदर ऐसी समस्या नहीं होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर अधिकतर गुच्छित बस्तियां देख सकते हैं, जबकि मेघालय, उत्तराखंड जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर परिक्षिप्त या एकाकी बस्ती देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है छोटे और बड़े क्वेश्चन की दृष्टि से। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत में नगरों के विकास के किन्हीं 3 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए, जो कि पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नगरों के विकास के किन्हीं 3 बिंदु, यानी कि प्राचीन समय से जो नगरों का विकास होना शुरू हुआ है। जैसे कि भारतीय नगरों का विकास प्रागैतिहासिक काल, पुराने काल से समय से चला आ रहा है। प्राचीन कालीन नगरों को सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा के उदाहरण, जो कि छोटे प्रश्न के रूप में आपको ध्यान में रखने की, प्राचीन कालीन नगरों के उदाहरण दीजिए। तो हड़प्पा और सिंधु आपको ध्यान में रखने हैं। नगरों के विकास की यह प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील रहती है, यानी कि नगर है वो लगातार बनते आ रहे हैं, जिसको आप नगरीकरण भी कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में नगरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत में नगरीकरण आपको पता होना चाहिए। विकास की प्रक्रिया के आधार पर 3 यानी कि युगों के आधार पर, जो कि मैंने बता दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको नगरों पर संक्षिप्त टिप्पणी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि भारत में आधुनिक नगरों के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रिटिश काल या अंग्रेजी शासन या यूरोपीय जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर नगरों का विकास किया है। तो उन्होंने यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित किए या फिर शासन चलाने के लिए जिन नगरों का विकास किया है वो आधुनिक नगर के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से इस पर आप टिप्पणी है वो संक्षिप्त रूप में या विस्तृत रूप में ध्यान में रखेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर वाला हो ही गया। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जो नगर हैं, नगरों के कार्य के आधार पर वाला क्वेश्चन बता ही दिया। तो इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं इम्पोर्टेंट करके मैंने सभी बता दिए हैं, जो कि आपको प्री बोर्ड के लिए अभी 20 तारीख को आपका प्री बोर्ड होने वाला है, 20 नवंबर को, उसके लिए भी तैयार रहना है। इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछूंगा। आगे मैं अब जो बड़े जैसे कि कृषि वाला
कृषि और संसाधन वाला जो टॉपिक है उसमें से छोटे क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आऊँगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन मैंने पहले आपको बता दिए हैं। और अलग से एक वीडियो जिसके अंदर 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, और उन्हीं 20 क्वेश्चनों में से बड़े वाले क्वेश्चन जो 3 नंबर और 5 नंबर के होंगे, उन्हीं प्रश्नों में से 20 प्रश्नों में से मैं आपको दूंगा। बाकी ये छोटे 1 नंबर और 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, मैं साथ साथ में ये करवा ही रहा हूँ, तो ये भी कर लेना। 20 क्वेश्चन अलग से लेकर आ जाऊँगा आपके लिए। तो आप जुड़े रहें, बने रहें, आप इसी तरीके से लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। आप सपोर्ट करते रहेंगे तो आपके लिए नई नई चीज़ें हैं वो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।